बस की दुनिया के दोस्तों आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ़िल्म दीवार की। ना सिर्फ दीवार की बल्कि सलीम जावेद साहब की, अमिताभ बच्चन साहब की, यश चोपड़ा साहब की और राजेश खन्ना साहब की। आप चौंकिए मत। आप कहेंगे कि इसमें एक जो नाम है राजेश खन्ना, वो फ़िल्म दीवार से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ़िल्म दीवार में जो पहला जो नाम था, जो सुझाया गया था वो राजेश खन्ना साहब का ही था। अब वो कहानी क्या रही, वो मैं आपको अब थोड़ा-सा विस्तार से बताता हूँ। जैसा कि ज्ञातव्य है कि वो जो फ़िल्म थी दीवार, शोले, ये लगभग एक ही समय पर आई थी, लेकिन इससे पहले मील का पत्थर जो फ़िल्म थी, वो ज़ंजीर, ज़ंजीर से पहले आनंद। ये फ़िल्में आने के बाद में, इन फ़िल्मों के आने के बाद में अमिताभ बच्चन का जो समय था, वो थोड़ा-सा बदला और ज़ंजीर के बाद में वो आखिर पूरी तरह से बदल गया। तो ये वो समय था जब ज़ंजीर फ़िल्म हिट हो चुकी थी और उसके बाद में इस परियोजना यानी दीवार पर काम करना था। आपको मालूम होगा कि अमिताभ बच्चन समय के कितने पाबंद रहे हैं शुरू से। और वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो राजेश खन्ना साहब के बारे में बताते हैं कि वो अपनी लेट लतीफ़ी के कारण भी उतने ही प्रसिद्ध रहे हैं। मैं इन बातों की तह में फ़िलहाल नहीं जाना चाहता। आखिर राजेश खन्ना साहब भी अगर लेट होते थे तो पीछे क्या रीज़न होता था, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ कि किस प्रकार राजेश खन्ना से फ़िल्म दीवार का संबंध बिल्कुल ख़त्म हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ऐसा हुआ? अब तक जो फ़िल्म निर्माताओं की जो एक इमेज थी, जो स्टार के लिए होती थी, राजेश खन्ना को पहले ही सुपरस्टार डिक्लेयर किया जा चुका था। तो जो इमेज स्टार्स की या फ़िल्म स्टार्स की जो होती थी लोगों की नज़र में, निर्माताओं की ख़ास तौर पर, अमिताभ बच्चन उस तरह की इमेज में बिल्कुल नहीं आते थे। क्योंकि अभिनेता-अभिनेत्रियाँ अपने नाज़ो-नखरों के लिए जाने जाते थे, जो निर्माताओं को एक तरीके से परेशान करते थे, समय पर नहीं आने की वजह से। और वहाँ राजेश खन्ना का नाम पहले या दूसरे नंबर पर ही था, लेकिन उससे बिल्कुल उल्टा अमिताभ बच्चन का रवैया था। ये बताया जाता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में, सेट पे, स्टूडियो में जो पहला व्यक्ति आता था, वो अमिताभ बच्चन होता था। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन ने कभी भी निर्माताओं को कभी भी परेशान नहीं किया और सबसे पहली इस ख़ासियत ने अमिताभ बच्चन को बहुत लोगों के, बहुत सारे निर्माताओं का चहेता बना दिया था। और वहीं दूसरी ओर जैसा कि मैंने बताया राजेश खन्ना साहब शूटिंग में देर से आने और कई बार देर से आने के बावजूद मूड ना होने की वजह से शूटिंग को कैंसल भी कर देने का मतलब राजेश खन्ना का ये स्वभाव हुआ करता था। अब इसके पीछे भी क्या वजह होती थी ये भी मैं आपको कभी विस्तार से बताऊँगा और वो वजह हमेशा ऐसा नहीं था कि वो नाजायज़ वजह होती थी, कई बार जायज़ वजह भी होती थी लेकिन कई बार राजेश खन्ना साहब को यूँ ही बदनाम भी किया गया है। मैं इस बात को भी पूरी तरह से मानता हूँ, समझता हूँ। अमिताभ बच्चन अनुशासन का पर्याय माने जाते थे और जो कॉलिंग टाइम होता था उससे हमेशा वो पहले होते थे 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले हमेशा मतलब अमिताभ बच्चन उस समय मौजूद होते थे। सेट पर अमिताभ बच्चन का जो रवैया होता था डायरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फॉलोइंग तरीका हुआ करता था कि वो कभी अपनी बात को डोमिनेट नहीं करते थे। वो हमेशा निर्देशक की बात को ध्यान से सुनते थे, जो डायरेक्टर चाहता है अमिताभ बच्चन सिर्फ उसके हिसाब से ही काम करते थे, ना कम ना ज़्यादा और ये उनका तरीका आज भी है। और यही वो दौर था कि जब राजेश खन्ना के खिलाफ एक लहर का एक आगमन होता है। ऐसा लगता है कि अचानक से सभी लोग राजेश खन्ना से विमुख होते जा रहे थे और अमिताभ बच्चन के चहेते बनते जा रहे थे। उस समय की अगर आप मैगज़ीन उठा कर के देखेंगे जो गॉसिप मैगज़ीन, उसमें यही सब कुछ होता रहता था।
जिस मीडिया ने राजेश खन्ना को फेनोमेना नाम दिया था, उसी मीडिया ने बाद में उस नाम को निष्कासित करके एक्स फेनोमेना कह दिया था। राजेश खन्ना का जो एक करिश्माई दौर था, जिसमें वो अपनी अदाओं का जादू बखेरते थे और सारी दुनिया उनकी तरफ देखती थी। वो एक फ्लावरी पेड़ के इर्द-गिर्द चक्कर लगाना, और मैं ये नहीं कहता सिर्फ़ पेड़ के इर्द-गिर्द, बाकी शायराना अंदाज़ जो उनका हुआ करता था, उस चीज़ से भी दुनिया फ़िलहाल ऊबने लगी थी। वहीं अगर हम यश चोपड़ा साहब की बात करें तो दीवार से कुछ दिन पहले ही यश चोपड़ा की फ़िल्म दाग आ चुकी थी और ये पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। तो कहने के मायने ये थे कि अब यश चोपड़ा की जो अगली फ़िल्म थी, उस प्रोजेक्ट में भी कायदे से राजेश खन्ना को ही होना चाहिए था। और इसी समय इत्तेफ़ाकन यश चोपड़ा साहब को सलीम जावेद साहब की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट हासिल होती है और वो उस स्क्रिप्ट को देख कर के उस कंसेप्ट पर फ़िल्म बनाना चाहते हैं। प्रोड्यूसर की तलाश होती है। प्रोड्यूसर के तौर पर देखा गया, गुलशन राय से बात की गई और ये अंत में ये निर्धारित किया गया कि रोल के हिसाब से जो एंग्री यंग मैन का जो रोल मिलता है, वो राजेश खन्ना की बजाय अमिताभ बच्चन को मिलना चाहिए। क्योंकि अमिताभ बच्चन उस समय उस रोल के साथ में कहीं ज़्यादा अच्छा न्याय कर सकते थे। जो वो एग्रेशन होता है और जो एक्शन होता है, वो अमिताभ पर ही ज़्यादा सूट करता। ये कहना था यश चोपड़ा साहब का। हालाँकि राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले दीवार फ़िल्म को राजेश खन्ना के सामने बताया गया कि साहब आप इस फ़िल्म में हैं, और ये चीज़ यश चोपड़ा साहब ने राजेश खन्ना से कहा था कि आप इस फ़िल्म की पहली चॉइस हैं। जबकि इस चीज़ का जो अपोज़िशन में, इस चीज़ के विरोध में सलीम खान साहब ने कहा कि इस तरह की कभी कोई बात ही नहीं हुई कि राजेश खन्ना साहब को फ़िल्म दीवार के लिए कंसीडर किया गया हो। और जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िल्म ज़ंजीर और ज़ंजीर से पहले भी 1-2 फ़िल्मों में जो काम किया था सलीम जावेद साहब ने, जिसमें उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया, उस फ़िल्म में जैसे हाथी मेरे साथी को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हम गानों को रिमास्टर करते हैं, वैसे उन्होंने उस पूरी फ़िल्म को ही चेंज कर दिया था। उसमें भी सलीम जावेद को कोई क्रेडिट नहीं दिया था, हाँ, थोड़ा-सा नाम लिखा हुआ था। तो ये वो समय था ज़ंजीर के बाद कि सलीम जावेद साहब का ही पूरा एक 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 सिस्टम चलता था कि फ़िल्म का हमारी स्क्रिप्ट के लिए, हमारी कहानी के लिए कौन-सा हीरो बिल्कुल फिट रहेगा, कौन-सा हीरो बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। तो सलीम जावेद साहब के अनुसार उनकी ये जो स्क्रिप्ट थी दीवार, जो कि एंग्री यंग मैन कंसेप्ट पर आधारित थी, उसके लिए पहली और आखिरी जो एक पसंद थे वो अमिताभ बच्चन के अलावा कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं हो सकता था। यश चोपड़ा साहब ने इसी फ़िल्म के समकालीन एक फ़िल्म और बनाई थी, जिसका नाम है कभी कभी, और वो बड़ी ही शायराना अंदाज़ की फ़िल्म थी। आप इमेजिन नहीं कर पाएँगे अमिताभ बच्चन को कि अमिताभ बच्चन क्या इस तरह का कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ कभी-कभी की बात नहीं करूँगा, कई ऐसी फ़िल्में हैं जहाँ अमिताभ बच्चन ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, जहाँ तक बात शायराना अंदाज़ की है, अमिताभ का भी कोई जवाब नहीं है। अगर राजेश खन्ना उस तरह के रोल के लिए लाजवाब हैं, तो अमिताभ बच्चन का भी कोई जवाब नहीं रहा है। कभी-कभी एक मल्टी स्टारर फ़िल्म थी, जैसा कि आप जानते हैं कि यशराज बैनर की कोई भी फ़िल्म होती है, वो बहुत बड़े कैनवास पर बहुत बड़े बजट की फ़िल्म्स होती हैं, और ये अब से नहीं, शुरुआत से ऐसा रहा। तो जहाँ तक कभी-कभी का रोल है, वो राजेश खन्ना के पास जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। चलिए, दीवार में तो एक एंग्री यंग मैन वाला एक कंसेप्ट था, तो अमिताभ बच्चन को पूरा फिट बैठता है, लेकिन कभी-कभी के लिए राजेश खन्ना को कॉल किया जाना चाहिए था। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि संबंधों में कहीं कुछ दिक्कतें थी, प्रोफ़ेशनल संबंधों में। इस समय तक आते-आते वो जो चीज़ थी वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ यश चोपड़ा साहब और राजेश खन्ना साहब के बीच के रिश्तों की। जबकि ये रिश्ते शुरुआत में बहुत अच्छे थे।
बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कई बार प्रेस पर्सन्स ने यश चोपड़ा साहब से ये सवाल पूछा भी, एक बार नहीं कई बार। 80s में इस सवाल को पूछा गया, 90s में इस सवाल को पूछा गया कि आखिर यश चोपड़ा ने, चलिए दीवार तो एक एंग्री यंग मैन की बात रही, वो तो अमिताभ बच्चन के लिए थी, लेकिन कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन की बजाय उन्होंने मतलब राजेश खन्ना की बजाय ये रोल अमिताभ बच्चन को क्यों दे दिया। और अगर उसमें अमिताभ बच्चन को रोल दिया था तो वो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, उसमें राजेश खन्ना को भी कहीं कुछ दिया जा सकता था। लेकिन इस बात के का कोई भी जवाब कभी भी यश चोपड़ा उचित तरीके से या वैसा नहीं दे पाए कि जिसे सुनकर हम सभी लोग सेटिस्फाइड हो जाएं। फिर भी यश चोपड़ा ने ये कहा कि वो जो रोल था उसका जो ताना बाना था वो इस प्रकार था कि फिल्म का जो हीरो है वो इमोशनल के साथ में, थोड़ा जज्बाती होने के साथ में, थोड़ा सा उसमें एक एक टफनेस, थोड़ा एक मैचो चीज़ भी समझ में आए। और अमिताभ बच्चन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। अगर अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में अगर पिस्तौल उठाते हैं तो लगता है कि ये आदमी वास्तव में ना सिर्फ पिस्तौल उठा सकता है बल्कि सामने जितने लोगों उनको ढेर भी कर देगा। तो ये कुछ बात अमिताभ बच्चन में दिखाई देती थी बहुत सारे लोगों को। और आप देखिए उसके बाद में न सिर्फ दीवार बल्कि त्रिशूल और कई फिल्में जिसमें अमिताभ बच्चन ही यश चोपड़ा की पहली और आखिरी पसंद बन करके रह गए थे। और इसके अलावा जब यश चोपड़ा से जब भी कभी उनकी शायराना फिल्मों के बारे में पूछा गया, अल्टीमेटली यश चोपड़ा कभी एक्शन के डायरेक्टर तो थे ही नहीं। वो अपनी हर फिल्म में कहीं ना कहीं कोई रोमांटिक एंगल रखते हैं। फिल्म दीवार में भी आप देखिए कि वो फिल्म कहीं से भी रोमांटिक नहीं थी, लेकिन फिर भी परवीन बाबी को लाने के पीछे जो मतलब था, मकसद था, वो यही था कि फिल्म को थोड़ा सा एक रोमांटिक कट दिया जाए। और कई फिल्मों में कई जगह पर अगर पिस्तौल वाली बात चल रही है तो पीछे कहीं फूल भी रखा हुआ है। तो ये चीज़ आप यश चोपड़ा की फिल्मों में शुरू से देख सकते हैं। लेकिन इस तरह के रोल्स के लिए राजेश खन्ना कहीं ज़्यादा मुनासिब थे। लेकिन इस तरह वो अपने सवाल के जवाबों से जो उनसे पूछे जाते थे, कई बार सिलसिला को लेकर के पूछे जाते थे, कभी कभी को लेकर के पूछे जाते थे। बाद में भी उनकी कितनी फिल्में आई जिसमें सिर्फ उन्होंने रोमांटिक चीज़ों के ऊपर काम किया। आप देखिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप देखिए, आप मतलब कितनी फिल्में मैं बताऊं, आप परंपरा देख लीजिए, आप विजय देख लीजिए, आप चांदनी देख लीजिए, आप कोई भी फिल्म आप उठा के देख लीजिए, मोहब्बतें देख लीजिए, आप कितनी कितनी फिल्में आई, लेकिन कहीं पर भी आपको वो राजेश खन्ना नहीं दिखाई देंगे। हाँ, राजेश खन्ना एक एक छोटा सा रोल उनको विजय फिल्म में मिला था, लेकिन वो फिल्म अपने आप में कोई ऐसी फिल्म नहीं थी और वो बहुत बाद में जाकर के वो चीज़ हुई। जहाँ तक बात सिलसिला की है, सिलसिला में भी अगर राजेश खन्ना को याद किया जाता तो राजेश खन्ना की वजह से फिल्म इंटरप्ट नहीं होती, बल्कि वो राजेश खन्ना की वजह से वो फिल्म बहुत अच्छी हो जाती। तो जब भी कभी इस तरह के सवाल प्रेस द्वारा यश चोपड़ा से पूछे जाते थे तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही हर जगह कि मेरी अमिताभ के साथ में, और वो पर्टिकुलर एक एक टीम बनी जिसकी साथ में मेरी ट्यूनिंग इतनी अच्छी बैठी कि मैं उस ट्यूनिंग से कभी बाहर ही नहीं निकल सका। तो अब जिस टीम के साथ में आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है, आप एक उस कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, तो वहाँ से निकलना थोड़ा सा आप उचित नहीं समझते। आपको लगता है कि सिर्फ ये है। लेकिन हाँ, सिलसिला के बाद में अमिताभ बच्चन के साथ में भी यश चोपड़ा का छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा मनमुटाव हुआ था। और आपने देखा उसके कितने साल के बाद में सन 2001 में सिलसिला 81 की फिल्म है, 81 की, 1981 की, और वहीं मोहब्बतें फिल्म में यानी लगभग 20 साल के बाद में ये दोबारा से एक साथ आए। आप देखिए 20-30 साल के बाद में। जहाँ तक काका यानी राजेश खन्ना के साथ के रिश्तों की बात है, यश चोपड़ा बताते हैं कि वो कभी भी ऐसे नहीं हुए कि ख़त्म हुए हों या बहुत बेकार हो गए हों। उनके साथ में मेरी बातचीत चलती थी, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल एंगल पर एक साथ नहीं मिल सके। लेकिन सागर सरहदी जो कि फ़िल्म के लेखक थे, सिलसिला के और कभी कभी के, उनके अनुसार कहानी
कुछ अलग इस तरह से बयान होती है कि तो सागर सरहदी साहब ने जब यश चोपड़ा से ये पूछा कि भाई आपने राजेश खन्ना के साथ काम क्यों नहीं किया, तो राजेश खन्ना के बारे में यश चोपड़ा ऐसी बात बोलते हैं कि जो शायद मतलब थोड़ा सा कल्पना करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना जो है वो सभी प्रोड्यूसर्स को अपने घर पर बुलाते हैं और लेट नाइट पार्टी शुरू होती है और पार्टी में दारू चलती है खूब जम के, और उसके बाद में वो जो रात जो शुरू होती है उसका कोई ठिकाना नहीं होता, उसका कोई अंत नहीं होता। और ये जितने भी निर्माता हैं सारे राजेश खन्ना के घर पर पूरी रातों रात इस तरह की एक महफिल जमती है, और वो महफिल तब तक नहीं टूटती जब तक राजेश खन्ना सो नहीं जाते। और इसके अलावा बात यही नहीं रुकती। अगर राजेश खन्ना साहब कहीं पर भी जाते हैं, मुंबई से अलग कश्मीर जाते हैं, मसूरी जाते हैं, या कहीं अब्रॉड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो सारे निर्माता लाइन लगा करके राजेश खन्ना को सी ऑफ करके आते हैं। एयरपोर्ट पे जा कर के उनको टाटा बाय बाय करके आएंगे। और जब राजेश खन्ना वापस आते हैं मुंबई, तो सारे निर्माता उनको वेलकम करने, उनको रिसीव करने उस तरह से एयरपोर्ट पर जाते हैं। तो कुछ इस तरह से सरहदी साहब के सामने यश चोपड़ा ने अपनी इस बात का बखान किया। तो यश चोपड़ा ने कहा कि मैं एक निर्माता, मैं एक निर्देशक हूँ, ये जो डिमांड्स हैं ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं अपना काम करूँगा या मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। ये सभी बातें यश चोपड़ा और सागर सरहदी के बीच में एक इंटरव्यू के दौरान चली। लेकिन इसके पलटवार में भारती एस प्रधान, एक जर्नलिस्ट हैं, फिल्म जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि कभी इस भीड़ में यश चोपड़ा शामिल नहीं थे, लेकिन यश चोपड़ा ने अपना एक स्टैंड लिया। जहाँ तक यश चोपड़ा राजेश खन्ना साहब को यूटिलाइज या यूज़ कर सकते थे, वहाँ तक यश चोपड़ा साहब ने भी ऐसा ही किया था। वो भी उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, लेकिन जैसे ही यश चोपड़ा को लगा कि भाई मैं राजेश खन्ना को मैक्सिमम यूज़ कर चुका हूँ, वैसे ही उन्होंने एकाएक राजेश खन्ना साहब से अपना रिश्ता तोड़ दिया। और बाद में जो हुआ वो सभी जानते हैं कि वो जो हिस्ट्री बनकर के एक व्यक्ति का पदार्पण हुआ जिसकी 13 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तो राजेश खन्ना नाम का जो एक चेहरा था वो एकदम से बादलों की तरह, उस प्रकाशमान एक स्थिति में बादलों की तरह उस पूरे समा को अपने आगोश में ले लिया, वो एंग्री यंग मैन की तरह आकर के। अगर ऐसा नहीं होता, अगर अमिताभ नाम का वो जियाला पैदा नहीं होता, तो यश चोपड़ा इस चीज़ को राजेश खन्ना के साथ में करते रहते, लगातार करते रहते, क्योंकि अमिताभ नाम का एक विकल्प सभी को, ना सिर्फ यश चोपड़ा को समझ में आया बल्कि सभी निर्माता निर्देशकों को समझ में आया कि अमिताभ बच्चन का जो रवैया था वो स्टार का रवैया नहीं था। और शायद अमिताभ बच्चन ने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग से सोची कि जो चीज़ सारे स्टार्स करते हैं, नाजो नखरे करते हैं, मुझे वो नहीं करना, तभी मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, तभी मैं कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर पाऊंगा। नो डाउट अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के आगे कोई पानी तक नहीं मांगता, लेकिन उससे पहले अमिताभ बच्चन का डिसिप्लिन और वो रवैया जहाँ पर अमिताभ बच्चन सिर्फ सुनते हैं और निर्देशक के अलावा उनका कोई भी भगवान नहीं होता जब फिल्म की बात होती है, फिल्म सेट पर। और इस चीज़ में राजेश खन्ना एकदम विपरीत थे अमिताभ बच्चन के। लेकिन भारती एस प्रधान ने कहा कि यश चोपड़ा ने फिर भी अवसरवादिता से काम लिया। जब तक उनको लगा कि मैं राजेश खन्ना को निचोड़ सकता हूँ, उनका टैलेंट का एक एक ग्रैन्यूल ले सकता हूँ, तब तक उन्होंने इस चीज़ को किया। लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि राजेश खन्ना का मेरे को जितना यूज़ करना था उतना कर लिया, और अब मेरे पास में एक दूसरा विकल्प है अमिताभ बच्चन के रूप में, मैं उसके साथ काम करता हूं। तो ये चीज़ यश चोपड़ा के बारे में भारती एस प्रधान ने अपने कई इंटरव्यूज़ में लिखी भी और बताई भी। आखिर क्यों यश चोपड़ा ने एक बार
जब राजेश खन्ना से मुंह मोड़ा तो कभी भी राजेश खन्ना को अपनी किसी भी फिल्म में, छोटी मोटी एक फिल्म विजय, उसके अलावा किसी फिल्म में कोई रोल नहीं दिया। लेकिन यश चोपड़ा के अलावा बहुत सारे ऐसे नामचीन डायरेक्टर्स थे और शायद यश चोपड़ा से भी कहीं ज़्यादा आगे। अगर मैं बात करता हूँ जे ओम प्रकाश साहब की, जो कि ऋतिक रोशन के नाना जी हैं, और शक्ति सामंता साहब की, तो उन्होंने राजेश खन्ना को कभी छोड़ा नहीं था। तो ये एक चीज़ थी कि जो चीज़ यश चोपड़ा को राजेश खन्ना में नज़र आ रही थी, वो चीज़ तो जे ओम प्रकाश साहब को भी नज़र आनी चाहिए थी राजेश खन्ना में। लेकिन जे ओम प्रकाश ने कभी भी राजेश खन्ना का साथ नहीं छोड़ा, और वही आलम जैसा मैंने बताया शक्ति सामंता साहब का भी रहा। और जब जे ओम प्रकाश साहब से राजेश खन्ना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के साथ में जब मैं फिल्में बनाता था तो वो मेरी ज़िंदगी के यादगार और बड़े हसीन पल हुआ करते थे। ये कौन बोल रहा है? ये जे ओम प्रकाश साहब बोल रहे हैं। और कहीं हद तक ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने कलाकारों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनके साथ में एक मतलब किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है। ये एक अच्छा निर्देशक समझता है इस बात को। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि कुछ कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस कर देते हैं, कुछ गलत तरह के कुछ वादे वगैरह कर देते हैं, और फिर बाद में जब वो अपने वादों से जब बात इधर से उधर जाती है तो वहीं रिश्तों में इस तरह की खटास आ जाती है। ये कहना था जे ओम प्रकाश साहब का। जे ओम प्रकाश के अनुसार कभी भी राजेश खन्ना ने जे ओम प्रकाश साहब को उस तरह से परेशान नहीं किया। जे ओम प्रकाश साहब ने इस बात से भी इनकार किया कि उन्हें कभी भी राजेश खन्ना साहब की चापलूसी नहीं करनी पड़ी, उनके साथ में बैठ कर के कभी दारू नहीं पीनी पड़ी, कभी भी उनको रिसीव करने या सी ऑफ करने कभी एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ा। ये कौन कह रहे हैं? ये जे ओम प्रकाश साहब कह रहे हैं। और कुछ यही आलम शक्ति सामंता साहब के साथ भी रहा और ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ भी रहा। उनके साथ तो कभी भी राजेश खन्ना साहब की कोई ट्यूनिंग बिगड़ी नहीं, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब इनका बहुत अच्छा तरीका हुआ करता था आपस में व्यवहार। तो जिस तरह की बात यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना साहब के बारे में कही, वो सिर्फ एक बहानेबाजी ही नज़र आती है। और ऐसा ही कुछ यश चोपड़ा साहब ने सिलसिला फिल्म के बाद में अमिताभ बच्चन के साथ में भी किया। तो कहीं हद तक बात होती है कि भाई रिश्ता कब तक सही चलता है, जब तक वो कोई वजह ऐसी ना आ जाए कि वो रिश्ते को हम तोड़ ना दें। आप देखिए उसके बाद में सिलसिला के बाद में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को कब याद किया? सन 2001 में मोहब्बतें में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वैसे भी साहब ये फिल्म्स में जो मैगज़ीन हुआ करती थी, इसमें कोई अच्छी चीज़ें तो छपती नहीं थी, गॉसिप छपते थे, या जो चीज़ नहीं हुई थी, जो चीज़ कयास थी, र्यूमर्स थे, फिल्म फ्लैम्स थे, उन पर ही बातें हुआ करती थी। बकौल जे ओम प्रकाश, राजेश खन्ना एक एक्सट्रोवर्ट इंसान नहीं थे, वो इंट्रोवर्ट थे, अंतर्मुखी इंसान थे। और अंतर्मुखी इंसान की बातचीत ज़्यादा लोगों से नहीं होती है, और वो बहुत लिमिटेड बात करता है वो व्यक्ति। तो ज़्यादातर उस व्यक्ति के अंदाज से ही हम उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। तो ये बहुत हद तक राजेश खन्ना साहब के बारे में ये चीज़ हुई। राजेश खन्ना साहब का जो बिहेवियर था, वो एक जो कॉमन आदमी था, जो ऑर्डिनरी सोच का आदमी होता है, उसके मुताबिक वो व्यवहार ठीक नहीं होता था। हालांकि राजेश खन्ना ने जब भी कभी कोई काम किया, वो कभी भी किसी को दुखाते नहीं थे, मन नहीं दुखाते थे, दिल नहीं दुखाते थे, दोस्ती रखते थे, पूरी रखते थे। लेकिन उनके एक्शंस कई बार उस तरह से होते थे कि जो ऑर्डिनरी लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो जाते थे, तो लोग उसको कई बार गलत तरीके से उसको समझ लेते थे। और इस तरह की बातें बहुत कम लोग हैं वो समझ पाते हैं। बात राजेश खन्ना की नहीं, इस तरह का नेचर का इंसान जो होता है उसकी बातें हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। राजेश खन्ना यारों के यार थे, और वो ये सोचते थे कि उनकी टीम यानी उनके जो दोस्त वगैरह हैं, वो मिलकर के हमेशा हमेशा वो सारा लोग एक साथ मिलकर के हर चीज़ को समझें, हर चीज़ के ऊपर वो टीम काम करे। लेकिन फिल्म मेकिंग एक प्रोफेशनल चीज़ है, जिसमें इन दायरों को बार बार तोड़ा जाता है, बार बार बदला जाता है। कई बार सहूलियतों को देख कर के, कई बार मौके की नज़ाकत को देख कर, कई बार हवा के बहाव को देख कर के, उसकी दिशा को देख कर के। तो इस तरह से राजेश खन्ना इस इस ढांचे पर फिट नहीं होते थे। हालांकि वो लोगों की भीड़ में
घिरे रहते थे, निर्माताओं की भीड़ में घिरे रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो सोच थी वो इस प्रकार की थी। तो वो भीड़ में भी एक अकेले इंसान हुआ करते थे। और यही कारण था कि कहाँ निर्माता निर्देशकों की भीड़ लाइनें लगी रहती थी। अगर वो हॉस्पिटलाइज़ भी हो जाते थे तो वो निर्माता निर्देशक जानबूझ करके उसी हॉस्पिटल में बीमार होने का बहाना बना करके राजेश खन्ना की बगल वाले जो बेड्स थे उनकी बुकिंग हुआ करती थी, एडवांस बुकिंग हुआ करती थी। इस तरह की कि भई राजेश खन्ना बीमार पड़ेंगे तो मैं उनके बगल का बेड लूँगा। और वो निर्माता निर्देशक भी धीरे-धीरे करके राजेश खन्ना से इसी वजह से अलग होने लग गए थे। ये कुछ कारण ऐसे थे जो कि राजेश खन्ना ने कभी किसी के साथ में ऐसे कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा रहा कि जो प्रोफेशनल एंगल जो था राजेश खन्ना का, वो इस तरह से निर्माता निर्देशकों के लिए लॉन्ग रन में मेल नहीं खाता। और जहाँ तक बात अगर हम लौट करके दीवार फिल्म के बारे में करते हैं, तो यश चोपड़ा का ये जो तरीका था राजेश खन्ना को छोड़ करके सीधा अमिताभ बच्चन के पास आ जाना एक अवसरवादिता के तहत, इस चीज़ के लिए यश चोपड़ा को बहुत अच्छा एक क्या कहना चाहिए, उन्होंने एक लैंडमार्क स्थापित किया। और ये फ़िल्म जो थी ना, ये सुपर डुपर हिट, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक तरीके से उनके लिए एक रेड कारपेट ट्रीटमेंट, एक माइलस्टोन, ज़िंदगी में जो एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक बहुत अच्छा जो एक बदलाव आया, ना सिर्फ यश चोपड़ा की ज़िंदगी में बल्कि अमिताभ बच्चन साहब की ज़िंदगी में और टीम से जुड़े हुए और इस फिल्म से जुड़े हुए हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक अच्छा उठाव आया, जो हम सब लोग जानते हैं। आज दीवार को कौन नहीं जानता? चाहे तो आप उसके डायलॉग्स की बात करें, चाहे आप स्टोरी की बात करें, चाहे आप एक्टिंग की बात करें, चाहे आप एक-एक पात्र की बात करें, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बात करेंगे, कोई भी मुख्तलिफ सीन हो, मंदिर का सीन हो, आखिरी सीन हो, बीच में भाई-भाइयों की तकरार होती है, स्मगलर और इंस्पेक्टर भाई के बीच की तकरार होती है, दावर और अमिताभ बच्चन यानी विजय के बीच में तकरार होती है। ये चीज़ों को कौन भूल सकता है? हाथ पर टैटू करके बच्चे के हाथ पर, मास्टर अलंकार के हाथ पर मेरा बाप चोर है, जो कि अमिताभ बच्चन की बचपन की भूमिका निभाई थी, उस चीज़ को आखिर कौन भूल सकता है? और इस सारे कंसेप्ट ने हिंदी फिल्म सिनेमा का जो पूरा मजमू था, जो उसकी छवि थी, पूरी बदल के रख दी। ना सिर्फ बदली बल्कि एकदम उल्टी छवि कर दी। इससे पहले फिल्में इस प्रकार से नहीं बनाई जाती थी, इस प्रकार से सोचा ही नहीं जाता था। ये प्रोजेक्शन नहीं होता था, और अगर प्रोजेक्शन ऐसा होता था तो उसमें कहीं न कहीं आप समझिए कि वो प्रभाव पैदा नहीं होता था। लेकिन ये फ़िल्म ना सिर्फ प्रोजेक्शन पर बल्कि दर्शकों के बीच में अपना प्रभाव बनाने में इतनी ज़बरदस्त हिट हुई कि आज तक उस फ़िल्म को कल्ट माना जाता है और आगे भी माना जाता रहेगा। कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जिसमें एक भी गलती नहीं होती है। दीवार फ़िल्म कुछ ऐसी फ़िल्मों में आती है, आप इसमें एक गलती भी नहीं निकाल सकते हो। लोग बाग शोले में गलतियाँ निकालने की कोशिश करते हैं, निकल सकती है 1-2 गलतियाँ, लेकिन दीवार फ़िल्म में कोई गलती आप निकाल नहीं पाएँगे। और उस पर आप समझें कि एक व्यक्ति यानी विजय, अमिताभ बच्चन, उसकी जो शख्सियत उसमें जो आई, आप देखें कि वो किस एंगल पर अमिताभ बच्चन ने जाकर के, किस कद पर, किस ऊंचाई पर जाकर के उस एक्टिंग को किया, एक काबिल तारीफ है। इससे पहले इस तरह के करिश्मे कभी नहीं हुए थे। और इसके बाद में अमिताभ बच्चन का जो एकदम डिमांड थी और उनका जो विराट रूप था, वो लोगों को समझ में आया। और ऐसा नहीं था कि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन की भूमिका में ही रहे। उस वक्त उनकी कई फिल्में ऐसी आई थी जहाँ पर अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छे रोल किए जो एंग्री यंग मैन से बिल्कुल अलग हटके हैं। उसी दौर में एक फिल्म आई थी चुपके चुपके, एक फिल्म आई थी मिली, जहाँ पर मिली में तो चलो ठीक है, थोड़ा सा एग्रेशन है आदि फिल्म से पहले तक, लेकिन बाद में थोड़ा सौम्यता है। आप चुपके चुपके में देखिए अमिताभ बच्चन का जो हास्य एक उनकी इमेज है वो किस तरीके से सामने आई, और उस इमेज को उन्होंने फिर बाद में फिल्म अमर अकबर एंथनी के आते आते तो पूरी तरीके से वो एक हास्य कलाकार के रूप में भी तब्दील हो चुके थे। अब मैं इस समय बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि चुपके चुपके और मिली जो है वो ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी, और फिल्म जुर्माना जो थी वो बनाई थी बी.आर. चोपड़ा ने। और ये वही लोग थे, ये वही बैनर्स थे जो कि कुछ समय पहले तक राजेश खन्ना के लिए फिल्में बनाते थे। ना सिर्फ फिल्में बल्कि बहुत ज़्यादा कल्ट फिल्में बनाते थे। और जिस साल दीवार फिल्म रिलीज़ हुई उसी साल धमाके के रूप में उसी समय शोले फिल्म का भी आगाज़ हुआ। मैं शोले के बारे में तो क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। और
इन फ़िल्म्स ने पूरी तरीके से पलट-फेर कर दिया, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया फ़िल्म मेकिंग का। फ़िल्म को सोचना, स्क्रिप्ट के ऊपर एक्टिंग, सारी चीज़ें बदल गईं। अमिताभ बच्चन का एक ऐसा एक रूप अवतार आया कि बस आप समझ लीजिए। हालाँकि वो अवतार पहले भी था, जो कि 13 सुपर हिट फ्लॉप फ़िल्में दे चुका था। मतलब हिट फ्लॉप नहीं कह रहा मैं, सुपर फ्लॉप फ़िल्म्स दे चुका था। और अगर हम बात करते हैं शोले फ़िल्म की, शोले फ़िल्म में आप देखिए अमिताभ बच्चन की क्या एंट्री थी, हालाँकि वो सिर्फ़ एक सह कलाकार थे उसमें। और ये भूलने वाली बात नहीं है कि उससे पहले सिप्पी बैनर की जो फ़िल्म थी, वो राजेश खन्ना के साथ में ही थी। शम्मी कपूर, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के साथ में फ़िल्म अंदाज़ ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। और उसमें राजेश खन्ना की एक गेस्ट अपीयरेंस की वजह से ही वो फ़िल्म इतनी ज़्यादा ऊँचाइयों पर थी। मैं बात कर रहा हूँ फ़िल्म अंदाज़ की। लेकिन उसके बावजूद भी सिप्पी साहब ने भी राजेश खन्ना को याद नहीं किया शोले फ़िल्म में या शोले फ़िल्म के बाद कभी भी। अगर शोले फ़िल्म हिट थी तो अंदाज़ भी हिट थी। शोले फ़िल्म सुपर हिट ज़्यादा थी, लेकिन अंदाज़ भी कम नहीं थी। लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि सिप्पीज़ ने कभी भी राजेश खन्ना के साथ में काम नहीं किया। सिप्पीज़ ने काम किया फिर अमिताभ बच्चन के साथ में। शान फ़िल्म बनाई थी उन्होंने बाद में, और इस तरह से उन्होंने राजेश खन्ना को कभी कंटिन्यू नहीं किया, अमिताभ को ही कंटिन्यू किया। और ये आपको शायद ध्यान हो या पता हो, मैं आपको बता चलता हूँ कि राजेश खन्ना की पकड़ सलीम जावेद पर और सलीम जावेद की पकड़ राजेश खन्ना पर बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे ये लोग। फ़िल्म हाथी मेरे साथी में जो चेंजेस हुए थे स्क्रिप्ट में, वो स्क्रिप्ट ऐसी नहीं थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। तो सलीम जावेद भी राजेश खन्ना की वजह से ही थे शुरुआत में, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक अलग इमेज बनाई और बाद में वो लोग भी राजेश खन्ना के साथ में किसी भी तरीके से नहीं थे। आप देखिए फ़िल्म शोले में पूरी तरीके से जो चित्रण है, जो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रीन प्ले है, वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि राजेश खन्ना जैसा कोई भी कलाकार जो कि शायराना अंदाज में या रोमांटिक अंदाज में, चॉकलेटी अंदाज में जिसे प्रस्तुत किया गया, उसके लिए एक रत्ती भर भी जगह शोले फ़िल्म में रखी जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जितने नाम मैंने आपको गिनाए धीरे-धीरे फ़िल्म के साथ में, बैनर्स के साथ में, ये सभी लोग राजेश खन्ना के साथ में एक ही तरह का बर्ताव क्यों कर रहे थे? चाहे वो सिप्पीज़ का नाम ले लूँ, चाहे मैं यश चोपड़ा का नाम ले लूँ, चाहे मैं किसी भी बैनर का नाम ले लूँ। हाँ, मैंने 2-3 के नाम बताए हैं, जे ओम प्रकाश साहब जिन्होंने उनके साथ किनारा नहीं किया, जिनसे शक्ति सामंता भी एक बार को राजेश खन्ना से किनारा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ऐसा क्यों किया राजेश खन्ना के साथ में कि अचानक से लोगों ने उनसे मुँह मोड़ने की कोशिश की और वो उस चीज़ में पूरी तरह से कामयाब हुए और राजेश खन्ना का बाद में अता-पता ही नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। बाद में फिर 80s में कुछ फ़िल्में आई जिसकी वजह से राजेश खन्ना फिर से उभरे। लेकिन वो बात नहीं आ पाई साहब जो कि राजेश खन्ना को 70s में, अर्ली 70s में जो चीज़ मिली थी। सभी लोग एक साथ ऋषिकेश मुखर्जी हो, बी.आर. चोपड़ा हो, सिप्पीज़ हों, चाहे कोई भी हो, 2-4 को छोड़ कर के सभी लोगों ने राजेश खन्ना से किनारा कर लिया। चलिए, अब ये सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि सभी लोग एक तरफ एक जैसे स्वभाव के हो गए अचानक से? आप प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे आपके इन सुझावों का, इन उत्तरों का इंतज़ार रहेगा। और इसी आशा के साथ मैं आज का ये एपिसोड मैं ख़त्म करता हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर एक अलग किस्से, एक अलग बात के साथ मैं मुखातिब होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आपके दोस्त, आपके होस्ट हेमंत कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।